बहुत स्वागत है आपका। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज बात करेंगे सीमा हैदर की, एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में हो रही है। सीमा से जुड़े नए नए दावे भी सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। कोई सीमा को जासूस बता रहा है तो कोई उसे मुस्लिम होने पर शक जाहिर कर रहा है। लोगों का कहना है कि सीमा हैदर एक खास मकसद से भारत आई, तो आज इन्हीं दावों को लेकर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि इसमें कितनी है सच्चाई। देखिए इस रिपोर्ट को। सीमा हैदर वो नाम जो इन दिनों भारत और पाकिस्तान में छाया हुआ है। छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक में इस नाम की चर्चा हो रही है। सीमा हैदर ऑनलाइन गेम पबजी के माध्यम से ग्रेटर नोएडा के सचिन के संपर्क में आई और धीरे धीरे सचिन से प्यार कर बैठी। प्यार का खुमार ऐसा कि 4 बच्चों को लेकर सारी सीमाएं पार कर सचिन के गांव आ पहुंची। सीमा हैदर इन दिनों अपने प्रेमी सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही है। सचिन के घर के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग सीमा से बात करने और उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। लेकिन सीमा हैदर को लेकर नए नए दावे भी सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। कोई सीमा को जासूस बता रहा है तो कोई उसके मुस्लिम होने पर शक जाहिर कर रहा है। सीमा से जुड़ा एक ऐसा ही दावा और है कि वो असल में सीमा नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी की मेजर सामिया रहमान है और एक खास मकसद से भारत आई है। सीमा और सचिन का मिस्टीरियस लव। 2019 में पहली बार पबजी के जरिए दोनों ऑनलाइन मिले। 10 मार्च 2023 को पहली बार सीमा नेपाल आई। सचिन भी सीमा से मिलने भारत से नेपाल गया। 7 दिनों तक दोनों काठमांडू में एक होटल में रहे। 10 मई 2023 को सीमा बच्चों समेत नेपाल आ गई। दोनों ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की। सीमा 13 मई को एक्सप्रेसवे फलैदा कट के पास उतरी। फलैदा कट से सचिन सीमा को गांव रबुपुरा ले गया। सीमा हैदर का जासूसी एंगल। सीमा सचिन के पास से पुलिस को 3 आधार कार्ड मिले। पुलिस को मिले तीनों आधार कार्ड फर्जी बनाए गए थे। आधार कार्ड को एडिट कर सीमा को सचिन की पत्नी बताया गया। 30 जून को दोनों बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज करने गए थे। पाकिस्तानी आई कार्ड की वजह से शादी नहीं हो पाई। कोर्ट से मामला पुलिस की जानकारी में आया। सीमा के पास 4 मोबाइल फोन मिले हैं। चारों में एक मोबाइल फोन टूटा मिला, जिसको लेकर संदेह है। एक मोबाइल फोन सचिन के पास मिला। सचिन का मोबाइल फोन भी पूरी तरह से डैमेज था। एक फोन में पाकिस्तानी सिम लगा मिला। सीमा अपने साथ 2 VCR कैसेट लेकर आई। पुलिस इन कैसेट की जांच कर रही है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पाकिस्तानी सीमा हैदर को वापस भेजे जाने की मांग उठाई है। उनका मानना है कि सीमा हैदर का भारत में आना पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की साजिश हो सकती है। हो सकता है कि सचिन भी इसका मोहरा बन गया हो। बहरहाल सीमा हैदर को लेकर लोग तरह तरह के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन या जांच एजेंसियों की तरफ से कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है। बहरहाल देखना होगा कि सीमा सचिन की प्रेम कहानी में क्या कोई नया रंग भी है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो सीमा हैदर की चर्चा दोनों मुल्कों में हो रही है, भारत और पाकिस्तान में, लेकिन सीमा से जुड़े हुए नए नए दावे भी सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। कोई सीमा को जासूस बता रहा है तो कोई उसके मुस्लिम होने पर शक जाहिर कर रहा है।
और कोई ये भी कह रहा है कि ये भारत से कुछ ना कुछ जानकारी इकट्ठा करने या फिर किसी षड्यंत्र के तहत ही भारत आई है। अब सवाल इस बात को लेकर कि 4 बच्चों को लेकर सीमा का ये कदम कितना ये कह सकते हैं कि जासूसी भरा है, या फिर क्या वजह इसके पीछे है कि सीमा सरहदें पार कर भारत में आई, इसको समझने की आज हम कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ ऋषिपाल सिंह जी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शांतनु सेन जी हैं, दिल्ली राज्यपाल पुलिस मामलों के सलाहकार भी हैं। बहुत स्वागत है आपका। वेदभूषण जी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व आईपीएस है। वेदभूषण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शांतनु सेन जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो चीजें निकल के सामने आ रही है, इसमें कहा जा रहा है कि जासूसी एंगल है, यानी कि ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सीमा हैदर जासूसी करने के मकसद से भारत में आई हो। कितनी सच्चाई इसके अंदर लगती है? पुलिस के लिए ये एक तफ्तीश का मामला है। हाँ। जरूर, क्योंकि ये दिलचस्प है, पर पुलिस सब चीज को अच्छी तरह छानबीन करती है। और ऐसा मामला कोई साधारण मामला तो है नहीं। विदाउट पासपोर्ट, आधार कार्ड फर्जी, नेपाल रूट से आना, 4 बच्चों के साथ आना, जो भी सच्चाई हो उसे पुलिस को छानबीन करके निकालने देना चाहिए। अगर ये प्यार का मामला है तो कह देंगे ये प्यार का मामला है। अगर ये और कुछ है, सीरियस मामला है, कोई एजेंट हमारे यहाँ ऐसे आया है, अब एजेंट आया तो वो बहुत जल्दी पकड़ा गया है। अगर ये रियली अच्छा एजेंट होता तो महीनों के बाद पकड़ा जाता। ये जो पकड़े जाने की बात है, सबके सामने चीज आ गई है, इससे मुझे लगता है इसमें शायद कुछ और ही चीज निकलेगी और इतनी खतरनाक बात शायद ना हो। पर मैं अभी तो कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ, और पुलिस वाले को जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। सच के लिए उसे छानबीन करना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, सारी चीज समझने के बाद ही वो एक नतीजे में पहुंचती है। मैं दिल्ली पुलिस में एलजी का सलाहकार रहा हूँ, और मैंने हमेशा दिल्ली पुलिस को यही एडवाइस दिया है, सब चीज को छानबीन करके आप एक पुख्ता रिपोर्ट बनाइए। कोई ऊपरी बात देखने की बात यहाँ नहीं, तो छानबीन होनी चाहिए, सब कुछ पता लगना चाहिए, और सीमा हैदर की सारी चीज पुलिस के पास आनी चाहिए, फ्री ये चीज को खत्म कर देना। ठीक है वेदभूषण जी, अब सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी शांतनु जी कर रहे थे, कह रहे साधारण मामला तो ये है नहीं। ऑफ कोर्स साधारण मामला ये नहीं लग रहा है। अगर 3-3 आधार कार्ड मिल रहे हैं इस महिला के पास से और फर्जी चीजें निकल के सामने आ रही है, तो इसे कतई साधारण नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके हमारे पास सिर्फ एक आधार कार्ड होता है और जो भी हम जो हमारा पुख्ता होता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति के पास से 3 मिल रहे हैं, फर्जी मिल रहे हैं, तो ये जाहिर तौर पे साधारण मामला नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्राथमिक तौर पर क्या भूमिका पुलिस की होनी चाहिए और क्या उस हिसाब से अभी तक काम हो रहा है क्या? देखिए नेहा जी, इस मामले में रघुपुरा पुलिस स्टेशन में 23 नंबर एफआईआर दर्ज है। एफआईआर की कॉपी मैं आपके चैनल पर आपको दिखा देता हूँ, जिसमें फॉरेनर्स एक्ट की सेक्शन 3, 4 और 5 और पासपोर्ट एक्ट की एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 में इसके खिलाफ 120 और 34 आईपीसी का मुकदमा दर्ज है। 4 जुलाई को सीमा हैदर को अरेस्ट कर लिया गया, अदालत में पेश किया गया, जो कि बेलेबल ऑफेंस है। अदालत ने उनको बेल ग्रांट कर दी, अब वो बेल पर है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जांच कर रही है, जो कि इसमें चूंकि दूसरे कंट्री से पाकिस्तान और विशेष रूप से हमारा एनिमी कंट्री है, तो इसमें बड़ी सजगता सरकारें बरत रही हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस सभी अपनी अपनी चीजों को देख रहे हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग। उसके अलावा ये कोई पॉलिटिकल असाइलम का मामला नहीं है कि उनको असाइलम दिया सकी है। पबजी वाला प्यार है, फेसबुक वाला प्यार है, तो ये कोई ग्राउंड पे नहीं हो सकता हिंदुस्तान में रहने का।
नहीं, तो आज नहीं तो कल ये भी जांच का विषय है ना सर, ये भी तो जांच का विषय है। पूरी हो जाएगी, इनको रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा सरकार को। सरकारों की जिम्मेदारी भी है कि कोई इलीगल इमिग्रेंट ना रहे। ये एनआरसी जो हुआ था इसी तरह के लोगों के लिए हुआ था कि इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में आते हैं, और इसीलिए जो यूसीसी लाई जा रही वो भी मिलता जुलता मामला है। तो ये बहुत, क्योंकि इस पे डिबेट काफी हो रही है, सोशल मीडिया और तमाम मीडिया इसके ऊपर काफी सजग है। तो आज नहीं तो कल इनको पाकिस्तान जाना ही होगा। अब पाकिस्तान इस पे कैसे रिएक्ट करता है वो तो इनको मानने को भी तैयार नहीं है, वो कसाब को भी मानने के लिए तैयार नहीं था। तो बहुत सारे पक्ष हैं सारे चीज के। तो आने वाले टाइम में जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, आगे प्रगति होगी, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और अदालतों के ऊपर हमारी विश्वसनीयता है। अदालतें इस बारे में कोई अच्छा पॉजिटिव निर्णय कानून के आधार पर जरूर लेंगी। ठीक है ऋषिपाल जी, अगर कोई गैर कानूनी तरीके से भारत में आता है या फिर किसी दूसरी कंट्री में आता है, तो ये किस तरह की धाराओं का उल्लंघन पहली बात तो किया गया, और फिर उसको वापस उसके देश भेजने की क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए नेहा जी, एक तो इस प्रक्रिया और जो जहाँ तक की जो प्रोविजंस इस केस में इन्वॉल्व हैं, जो भी जैसे हमारे भाई बैठे हुए हैं चैनल पे, उन्होंने एफआईआर के अंदर आपको सारे प्रोविजंस बताए, पासपोर्ट की कौन कौन से प्रोविजंस हैं। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि प्राइमा फेसाई जो वो आधार कार्ड है उसको फोर्ज किया गया, तो वो अपने आप में फोर्जरी का जो एंगल है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है, जैसे बहुत सारी आपने अपनी जब स्टोरी चलाई तो स्टोरी में था एक बहुत सारा एंगल ये देखा जा रहा है कि कोई जासूसी का एंगल है कि नहीं है, और ये किस तरीके से ये जो डॉक्यूमेंट मिले हैं। अगर मैं निजी तौर पे एक डिफेंस काउंसिल के रूप में अगर केस को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ऐसे लोगों को अगर हम ये समझे कि हाँ ऐसे लोग बहुत शातिर जासूस है, अगर कोई जासूस ही होते तो शायद वो इतनी जल्दी पकड़ पाना, जिस तरह से एविडेंस इस केस में आए वो सामने आना वो संभव नहीं था। ये अगर मैं निजी तौर पे समझता हूँ कि हाँ जिस तरह की कहानी बताई जा रही है कि ठीक है 2 लोगों में प्यार हुआ और वो एक लड़की जो वहां से आई है, ठीक है, ये चीजें हैं, हमें इनको देखना चाहिए। लेकिन इन सारे हमें जो कानूनी सख्ती का जो पहलू देख रहे हैं उसके साथ साथ हमें मानवीय पहलू को नहीं भूलना चाहिए। इस मानवीय पहलू को हम भूलें, क्योंकि आप ये समझिए जो हमारे जो राजनीतिक अधिकार है, जो हमारा कानून है, जो सब मानवाधिकार है, वो भी इम्पोर्टेंट है। एक ऐसी महिला अगर उसको अगर उसका देश लेने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, हम उसको भेजना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए तो आसान नहीं है। हम किसी भी महिला को, अभी आपने बताया क्या इतनी सारी स्टोरी चल रही है, लेकिन एक भी स्टोरी जो सब्सटेंशिएट नहीं हुई। अब तक के जितने एलिगेशन है वो सारे एलिगेशन जो है बेलेबल ऑफेंसेस हैं। उन बेलेबल ऑफेंसेस में अगर मान लीजिए ये लड़की प्लीड गिल्टी करती है, मैंने गलती कर दी है, या प्ली बार्गेनिंग करती है, तो उस हिसाब से कोर्ट देखेगा। लेकिन अभी इस स्टेज पे जब तक कि अब तक की तफ्तीश जो बता रही है, वो तफ्तीश कहीं भी साबित नहीं कर पा रही है कि ये जो कोई गैर कानूनी या जो खुफिया जो जांच एजेंसी है या रिजवी साहब ने जिस तरह से कहा कि भेजा जाए, अभी अपने आप में समझना है कि माननीय एक लेडी है आई है, तो वो सारे एंगल को कोर्ट को देखना है। ऐसा नहीं है कि केवल ये देखना है कि हाँ एक महिला है वो हमारे देश में एंटर कर गई है तो हमें किसी भी तरीके से उसको बाहर फेंकना है। तो सारे एंगल को हाई कोर्ट के अंदर भी जब जाते हैं तो मानवाधिकार जो है वो उनके सारे राइट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो उन सारे एंगल को देखने के बाद ही ये सब चीजें डिसाइड होंगी। ठीक है शांतनु जी, ये बताइए कि गैर कानूनी तरीके से अगर कोई व्यक्ति रह रहा होता है, बिना पासपोर्ट के, बिना किसी वीजा के, आप अगर किसी कंट्री में प्रवेश कर जाते हैं और फिर रह रहे होते हैं, तो आपके खिलाफ किस तरह की धाराएं लगती है, किस तरह का पुलिस का एक्शन होता है? नहीं, ये तो जिसके पास यहाँ का सिटीजन ही नहीं है और उसके पास यहाँ के कोई पेपर्स ही नहीं है, वो तो गैर कानूनी मामला है। वेरियस सेक्शन से अभी तो मुझे फिलहाल याद नहीं है सेक्शन, बट लॉ के खिलाफ है। आप सिटीजन नहीं है हमारे कंट्री के, आप आ गए हैं। अब प्यार की बात है, अब लॉ एंड जुडिशरी मिक्स करके देखेगी क्या बात है। अगर ये प्यार की बात है तो हो सकता है लॉ उनको दूसरे एंगल से देखे, पर अगर ये कुछ गैर कानूनी काम करने आई है, पुलिस कहती है भाई ये प्यार का मामला नहीं है, ये तो बन के आई है, यहाँ पर इसको कुछ करना था, सेटअप करना था और जल्दी पकड़ी गई है, तो शी विल बी डेल्ट विद एज स्पाई। आपको सिटीजन ऑफ द कंट्री होना, आपको लीगली इस कंट्री में एंटर करना है। जो आदमी लीगली कंट्री में एंटर नहीं करेगा वो गैर कानूनी काम करता है। वेरियस सेक्शंस हैं, पासपोर्ट एक्ट के हैं, फॉरेनर्स एक्ट हैं और सेक्शंस ऑफ द आईपीसीआर। फोर्जरी का केस तो है ही, आधार कार्ड फोर्ज है तो उसकी भी तो सजा 7 साल की हो सकती है अगर
फोर्जरी मिसयूज होती है आधार कार्ड की हुई हो, अगर पता लगे कि आधार कार्ड को लेके मिसयूज किया है, कहीं दिखाया गया है, उससे फायदा लिया गया, ये सारी तफ्तीश में आएगी। आधार कार्ड यूं तो नहीं बनाया था, फोर्ज बनाने के बाद मिसयूज किया होगा जी। अगर उसकी एविडेंस आ गई तो सजा और ज्यादा हो सकती है। तो आपको इंतजार करना है। बिल्कुल। और अगर हम रोमांटिक वे में सोचते हैं कि ये तो एक प्यार का मामला है, उसको और तरह देखना चाहिए, वो भी देख सकते हैं हम। प्यार का मामला भी सोच सकते हैं इसको, पर कोई 4 बच्चों के साथ आया है, लड़का 4 बच्चों के साथ उसके साथ रहना चाहता है, ये थोड़ा बात समझ में नहीं। बिल्कुल। और ये जो पॉइंट आपने कहा कि 4 बच्चों के साथ अगर एक महिला आई है, वेदभूषण जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, तो कहीं ना कहीं ये जासूसी वाले एंगल को और हल्का करती है। क्या नहीं लगता आपको कि छोटे छोटे बच्चे हैं इस महिला के, 4 बच्चों के साथ ही महिला यहाँ पर आई। दूसरी बात, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सीमा के पास से 4 मोबाइल फोन मिले हैं, चारों में एक मोबाइल जो है वो टूटा हुआ मिला हुआ है, और साथ ही साथ ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में। दोनों तरफा अगर हम चीजों को देखें तो कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी आपको लगता है? लगता है कि हाँ ये वाला एंगल ज्यादा हैवी है, या लगता है कि नहीं कि जब 4 बच्चों के साथ आई है तो कम से कम जासूसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं आई होगी? हाँ देखिए नेहा, जासूसी करना इतना आसान काम होता तो तमाम दूसरे कंट्रीज में हम लोग भी जासूसी कर रहे होते, या हमारे कंट्री में भी जासूसी हो रही होती। पर हाँ ये जरूर लगता है कि ये महिला बहुत चतुर, चालाक और समझदार है। ठीक है, कम पढ़ी लिखी हो सकती है क्योंकि हमारे पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं कि कितना पढ़ी हुई है। उस एक आम लड़की का या एक आम औरत का पाकिस्तान से दुबई जाना, दुबई से फ्लाइट पकड़कर काठमांडू आना, काठमांडू से फिर दिल्ली में एंट्री करना, 4 बच्चों के साथ आना, तो कुछ चीजें जरूर संदेह पैदा कर सकती हैं। परंतु ये सब्जेक्ट एक इन्वेस्टिगेशन की चीज है कि वो क्यों आई, उनका क्या पर्पस था। परंतु उनको किसी भी हालात के अंदर मानवीय आधार पर इस तरह से शरण नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपको याद होगा, क्योंकि हम पहले ही इसका दंश झेल चुका है हिंदुस्तान। बहुत सारे तिब्बतियों को हिंदुस्तान में लाकर बसाया गया टेम्परेरी तौर पर। अब वो पूरे दिल्ली के अंदर, हिमाचल के अंदर, तमाम जगह पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज बना ली है। तमाम आधार कार्ड, तमाम चीजें, अब वो हमारे देश के लिए लायबिलिटी हो गए, बल्कि वो हमारे सिटीजन हो गए, हमारे कुलीग हो गए। 71 वार के बाद में लाखों की तादाद में बांग्लादेशी, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स जो है इतने पोरस हैं, कहीं से भी आप एंट्री कर सकते हैं। विशेष तौर से पाकिस्तान और बांग्लादेश, इतना आसान है वहां से ट्रेवल कर आ जाना, बहुत मुश्किल काम नहीं है। यदि कोई त्रिपुरा जाता है, बांग्लादेश इतना आसान है, उसको यदि टमाटर इंडिया में महंगा लग रहा है और बांग्लादेश में सस्ता है तो पैदल पार करके चले जाता है, उसको ये भी चेक नहीं किया जाता जी। लेकिन वेदभूषण जी ये बताइए कि देखिए, ये बताइए वेदभूषण जी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सीमा के पास से 2 VCR कैसेट्स मिले हैं, इन कैसेट्स की पुलिस जांच कर रही है, तमाम चीजें अपनी जगह सही है। इंसान सोचता है अगर वो दूसरी कंट्री में जा रहा है, वो भी इस कंडीशन में 4 बच्चों के साथ, अपना जो कुछ जरूरी सामान होता है वही लेके जाता है। ये कैसेट्स की क्या भूमिका है? अभी तक जांच में क्या कुछ निकल के सामने आया है? देखिए, कैसेट्स और मोबाइल और सिम जितने भी हैं वो पुलिस सीज करके फॉरेंसिक टेस्ट के लिए, एग्जामिनेशन के लेबोरेटरीज के लिए भेजेगी। लेबोरेटरीज से कोई रिपोर्ट आएगी कि इसके अंदर क्या कंटेंट थे, क्या कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट थे, रूटीन की उनकी अपनी पर्सनल कोई चैट थी या बातें थी, वो तमाम एक इन्वेस्टिगेशन के बाद टाइम लगेगा और इसका ट्रायल भी होगा। ट्रायल के बाद ही उनको डिपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उनके खिलाफ और भी कोई सेक्शन या कोई बड़े सेक्शन अट्रैक्ट होते हों, और क्या उनको मानवीय आधार पर हिंदुस्तान में रखा जा सकता है केवल प्यार के आधार पर, क्योंकि जो असाइलम, ये भी वाकई देखने वाली बात होगी। ठीक है सर, ठीक है। प्यार कोई आधार नहीं है असाइलम के लिए कि प्यार हो गया है तो इसलिए असाइलम दूसरे कंट्री मिल जाए। आप देखें पूरे यूरोप में, अमेरिका के अंदर प्यार कभी कोई आधार नहीं है कि प्यार हो गया। ठीक है सर, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में एक आखिरी सवाल मेरा ऋषिपाल जी से है। ऋषिपाल जी, फॉरेनर्स एक्ट 1946 में अगर गैर कानूनी तरीके से रह रहे व्यक्तियों के लिए क्या कानूनी प्रावधान होते हैं और इस एक्ट में क्या कुछ है, ये भी बताइए। देखिए, विशेष तौर पे जो वो एक्ट है, वो उस एक्ट में जब भी जो भी लोग अगर विदाउट परमिशन रह रहे होते हैं और जो मानवीय आधार जो एज पर लॉ अगर उन्होंने अपने आप को उस सिटीजनशिप के लिए टेम्परेरी अपने आप को अलाउ नहीं कराया था, तो अल्टीमेटली उनको डिपोर्ट होना पड़ता है। उसकी कोई ऑप्शन नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। प्रेजेंटली जो प्रेजेंट केस आपके सामने है, उस केस में जो अब तक की FIR है उसमें सारे बेलेबल ऑफेंस है। इसके अलावा जो अब नेचर ऑफ एविडेंस की आप बात कर रहे थे, उसकी जो कैसेट की बात कर रहे हैं या टूटे फोन की बात कर रहे हैं,
तो अब तक की जो फोरेंसिक जितना मुझे आजकल तक का मुझे पता लगा, उसमें अब तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये लड़की जो कहीं भी कोई नेगेटिव सेंस के अंदर जो है कोई मतलब वो करने आई थी, क्या जासूसी एंगल करने आई थी। तो ऐसी स्थिति में जो एक्ट है वो भी देखता है कि हमें ये देखना है कि जो मानवीय अधिकार पे हम लोगों को जो अलाउ कर रहे हैं वो कितनी हद तक लोग जो है उसका फायदा उठा सकते हैं और कहाँ पर जो उसको रोका जा सकता है। जी जी। तो ये जैसे अभी आपके पैनलिस्ट बताया था कि हमारे देश में बिल्कुल ये समस्या है कि जिस तक घुसपैठिए हैं और वो आ रहे हैं और बहुत आसानी से बांग्लादेश से एंट्री कर जाते हैं, बंगाल से एंट्री कर जाते हैं, तो बिल्कुल समस्याएं हैं इस चीज के लिए। लेकिन जिस तरह से ये प्रेजेंट केस है और एकदम से सामने चीजों को आना, उधर से पाकिस्तान से उसकी जो कोई फ्रेंड बता रहे हैं उसने भी उसको एडमिट किया है कि वो अपनी फ्रेंड के बारे में, तो ये सब चीजें अपने आप में एक बहुत जटिलता की बात कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपके दोनों पैनलिस्ट ने कहा, इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन जब तक पेंडिंग जांच का विषय हो, जांच इसमें बहुत विस्तार से होनी चाहिए, बहुत तफसील से होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।